Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started a new series of class 12 macroeconomics जिसमें हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के फिफ्थ चैप्टर दैट इज मनी। अब मनी क्या होता है, क्या क्या इसका काम है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, ये हम सबको पता है, बट इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो मनी इज बेसिकली अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे कॉमनली सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ एक्सचेंज करते हैं, मतलब जब भी आप कुछ परचेज करेंगे या जब भी आप कुछ सेल करेंगे, तो आपको उसके एक्सचेंज में क्या देना होता है, मनी देना होता है। बट ये क्या है, ये कॉमनली एक्सेप्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी से कुछ परचेज कर रही हूँ और मैं उससे बदले में मनी दे रही हूँ, तो वो आमतौर पर उसे एक्सेप्ट कर ही लेगा, वो उसे मना नहीं करेगा। तो कॉमन है ये कि हर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है। या फिर अगर मैं कुछ सामान बेचने जा रही हूँ तो मुझे भी उसके बदले में क्या चाहिए, तो कॉमनली मैं इसके बदले में क्या एक्सेप्ट करूंगी, मनी। तो इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड व्हेन समथिंग इज कॉमन देयर इज अनदर थिंग विच इज अनकॉमन। तो अगर कुछ कॉमन है तो कुछ अनकॉमन भी होगा। और अनकॉमन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हम मनी को यूज करें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमनली तो हम मनी ही करेंगे, बट कुछ अनकॉमन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी हॉस्पिटल गई हूँ अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बट मेरे पास मनी नहीं है, तो मैं डॉक्टर को क्या कह सकती हूँ कि अभी के लिए आप मेरा कोई भी चीज जैसे कि गोल्ड की रिंग आप गिरवी रख लीजिए और मेरे पास पैसे नहीं है तो प्लीज मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, जैसे हम नॉर्मली मूवीज में देखते हैं। या फिर मैं मेडिकल स्टोर पे जाकर अपनी कोई भी चीज गिरवी रखवा कर वहां से मैं दवाइयां ले सकती हूँ। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि सामने वाला इससे एग्री करना चाहिए, और ये कॉमनली एग्री नहीं किया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, अनकॉमन सर्कमस्टेंसेस है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मैं मनी के बदले कोई और चीज को एक्सचेंज करवा लूं, बट इट इज वेरी अनकॉमन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन में। आगे अगर हम बढ़े तो हम देखेंगे कि मनी इज वॉट मनी डज। तो मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी इज वॉट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फैन, तो फैन क्या है, जो हमें हवा देता है। व्हाट इज पेन, तो पेन क्या है, जो मेरे लिखने में हेल्प करेगी। चेयर क्या है, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। टेबल क्या है, जहाँ पे हम अपनी बुक्स रख सकते हैं या कोई भी चीज रख सकते हैं। तो ये क्या है, इनके काम है। तो जब भी हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो इन एक्चुअली हम उसके काम को बता रहे होते हैं। तो वैसे ही पैसा क्या है, तो पैसा वो है जो पैसा करता है। तो पैसा क्या करता है, पैसा यूज होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कुछ भी परचेस और सेल करते वक्त आपको क्या काम में आएगा, पैसा काम में आएगा। फिर इट इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब हम इसे यूज करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि हम सेविंग्स करते हैं ना, तो हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम तक, तो हमारी एक वैल्यू स्टोर हो जाती है। फिर अब बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू के बारे में। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है किसी भी चीज की कीमत उसकी मनी से निकाली जाती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेन की कीमत क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए। तो ये क्या है, इसकी कीमत है विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वैसे दुनिया में कोई भी चीज अगर आप उठा लें और उसकी कीमत अगर आप पूछेंगे तो वो मनी के टर्म्स पे ही बताई जाएगी। जैसे चेयर कितने की है, या इस टेबल की वैल्यू क्या है, लैपटॉप की वैल्यू क्या है, एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हम बात करते हैं डिफर्ड पेमेंट के बारे में। और डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। तो फ्यूचर या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, मनी की हेल्प से। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रही हूँ कि अभी के लिए आप मेरे लिए कुछ काम करिए, 1 महीना 2 महीना, और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इतना पेमेंट कर देंगे। तो व्हाट इज दिस, इट इज अ डिफर्ड पेमेंट। जिसकी डील तो आपने अभी साइन कर लिया, डील आपने फाइनल कर दी है, लेकिन पेमेंट कब करनी है, फ्यूचर में। तो इसके लिए क्या काम आता है, मनी। जबकि अगर ये मनी नहीं होता तो आपको ये डील किस में करनी पड़ती, गुड्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्नीचर है, मैं फर्नीचर की ओनर हूँ, फर्नीचर शॉप की ओनर हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे किसी की सर्विसेज चाहिए, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि अभी आप मेरे लिए काम करो, पर और 2 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी फर्नीचर में। तो उसे अभी ये नहीं पता कि उसे 2 महीने के बाद फर्नीचर का यूज होगा कि नहीं होगा। बट मनी का तो बहुत क्लियर है, मनी तो हमेशा ही काम में आएगा। तो मनी को हम फ्यूचर की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन चीजों में ये थोड़ी बाधा क्रिएट करता है या फिर ये ऑब्स्टिकल आ जाता है कि उन्हें नहीं पता
कि फ्यूचर में उन्हें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और कौन सी नहीं। ठीक है, अब हमने मनी क्या है ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी आया कहाँ से? मनी हमेशा से तो था नहीं, कहीं से तो उसकी शुरुआत हुई होगी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी विद द बार्टर सिस्टम। पहले जब पैसा नहीं था तो लोग कमोडिटी को एक्सचेंज किया करते थे फॉर द कमोडिटी। तो हमने एक चीज दी और दूसरी चीज ले ली, इसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। तो यही सब चलता था, अभी भी हमारे गांव में कई जगह पे बार्टर सिस्टम चलता है, बट पहले यही ही चलता था हर जगह पर। फिर हमारे आए गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। तो जब हमें रियलाइज होने लगा कि इट इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड विद द कमोडिटीज यूजिंग द कमोडिटीज, तो चीजों को ही यूज करके अगर हमें जो चीजें खरीदनी है, बार्टर सिस्टम करना है, तो उसमें काफी सारी डिफिकल्टीज आ रही है। वो क्या डिफिकल्टीज है वो आगे तो आप पढ़ेंगे ही, बट आप ऑब्वियस सी बात आप समझ सकते हैं कि चीजों की वैल्यू निकालना मुश्किल है। जैसे मेरे पास गोल्ड है और आपके पास वीट है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आप मुझे 1 किलो वीट देंगे तो मैं आपको 1 किलो उसके बदले में गोल्ड दूंगी। तो ये नहीं है, नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, बार्टर सिस्टम को हटाकर एक नया सिस्टम लाना पड़ा, और वो हमने शुरू किया गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बनाकर। तो उस टाइम पे हमारे राजा महाराजा भी हुआ करते थे, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, हम बहुत वर्ल्ड में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लगता था, तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। तो उस टाइम पर हमारी जो करेंसीज हुआ करती थी वो गोल्ड के और प्योर सिल्वर के सिक्के बना करते थे। इसके बाद फिर हमने एलॉय कॉइन्स बनाना शुरू किया। एलॉय कॉइन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कोई प्योर मेटल या प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर नहीं होता है, बल्कि 3-4 मेटल्स को मिक्स करके एक चीप फॉर्म ऑफ कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 जो आपके मेटल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, जो चीप बनाते हैं उसकी आपकी जो भी कमोडिटी बनेगी या करेंसी बनेगी, तो कंपेरेटिवली प्योर नहीं बल्कि एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी बनेगी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, पेपर करेंसी। तो जब सिक्के आ गए, जैसे हमने अभी 5-10 के सिक्के या 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का देखते हैं, क्या है, एलॉय मेटल कॉइन्स है। और इसके बाद फिर क्या है, पेपर नोट्स, जैसे 500 का नोट, 1000 का नोट, 200 रुपए का नोट, ये सब क्या है आपका, ये पेपर करेंसी है। इसके बाद अभी फिर क्या चल रहा है, जो सबसे मोस्टली यूज किया जाता है वो क्या है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है, प्लास्टिक मनी है ना। तो हम जिसको स्वाइप करके हम इससे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो डेबिट कार्ड को यूज करके जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाता है। तो डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए आपके खुद के बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जब आप उसको यूज करके पेमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। लेकिन अगर मैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर रही हूँ तो उसको स्वाइप करते टाइम मेरा पैसा नहीं कटता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, तो ये मेरा बैंक अभी के लिए पेमेंट कर रहा है मेरे बिहाफ पे, और जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा बैंक मुझे एक बिल सेंड करेगा कि मैंने पूरे महीने कितनी पेमेंट की है, और आखिरी में मुझे वो पूरा पैसा बैंक को देना पड़ेगा अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, जब आप पेमेंट करोगे तो इट इज अ काइंड ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक, है ना। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है बैंक की तरफ से कि वो अभी के लिए आपके लिए पे कर रहा है और फ्यूचर में आपको उन्हें पैसा देना पड़ेगा अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। जबकि डेबिट कार्ड से आप अपना ही पैसा यूज कर रहे होते हो स्वाइप करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मनी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मनी के आने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या और उसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी ने क्या सब किया है, मनी सब करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब वही परचेस या फिर सेल करने के लिए आपके पास क्या मीडियम है, मनी। तो पैसा कुछ खरीदना है तो भी उसके बदले आप मनी देंगे, कुछ बेचना है तो उसके बदले आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, मनी। इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू, अगेन हम देख चुके हैं कि इसको यूज करके हम चीजों को स्टोर भी कर सकते हैं आसानी से, जबकि ये चीजों के लिए नहीं होता। अगर बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टोमेटो मेरे पास है, मेरी कमोडिटी क्या है, टोमेटो है, तो हमें पैसे के, अगर जरूरी नहीं है कि मैं सारा पैसा अभी कमाया तो पूरा आज ही खर्च कर दूं, मैं पैसों को रख सकती हूँ ना कि 1-2 साल के बाद इसे यूज करूंगी। लेकिन टोमेटो में क्या ये पॉसिबल हो पाता कि मेरे पास अभी कमोडिटी है टोमेटो, तो मैं इसे स्टोर करके रख लेती हूँ कि फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी सामान खरीदना हुआ तो इसे यूज करके खरीदूंगी, पॉसिबल नहीं है। और इवन अगर आप कोई नॉन पेरिशेबल आइटम ले ले, जैसे फर्नीचर ले ले, टेबल और चेयर्स ले ले, तो अगर कोई फर्नीचर वाला आइटम भी अगर आपने लिया है तो उसको स्टोर करना पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट है। तो इसको स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, फिर आप गोडाउन लेंगे, उसका रेंट भरेंगे, उसमें भी कितना ही आएगा, उसमें आप फिर 2-3 और गोडाउन लेंगे, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव
और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होती है इन चीज़ों को स्टोर करना, जबकि मनी को स्टोर करना आसान है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं एमपी में रह रही हूँ और मुझे पेमेंट करनी है तमिलनाडु में, तो मैं पेमेंट आसानी से कर सकती हूँ यूजिंग द मनी। बट अगर मनी नहीं होता तो मुझे क्या भेजना पड़ता, मुझे कुछ कमोडिटीज वहां भिजवानी पड़ती। तो अगर वो कमोडिटीज पेरिशेबल हैं, जैसे टोमेटो है, तो वो तो रास्ते में ही खराब हो जाता, तो ये ज्यादा रिस्की होता और ज्यादा कॉस्टली भी होता, क्योंकि पैसा आसानी से जा सकता है। टोमेटो भिजवाने के लिए फिर मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और पॉसिबल ही नहीं है ना, रास्ते में वो खराब हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, मध्य प्रदेश से अगर मुझे तमिलनाडु में अगर कोई नॉन पेरिशेबल आइटम है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर भी भेजना है, तो ये भी मुझे ज्यादा कॉस्टली लगेगा, क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा भाड़ा पे करना पड़ेगा एंड इवन ये रिस्की भी है। तो पैसों को ट्रांसफर करना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू द कमोडिटीज। फिर हम बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। तो पैसों की हेल्प से हम किसी भी चीज की कीमत लगा सकते हैं। एज्यूम करके देख लीजिए कि अगर पैसा नहीं होता, मनी नहीं होता, तो अगर आपको किसी भी चीज की कीमत लगानी होती तो आप कैसे कीमत लगाते? अगर मैं आपसे बोलूँ इस पेन की कीमत बताइए, पर आप मनी में नहीं बता सकते, तो कैसे बताओगे? आपके पास चारा ही नहीं होता ना, तो आपको क्या करना पड़ता, एक कमोडिटी की वैल्यू आप लगा रहे हैं दूसरी किसी कमोडिटी के बेसिस पर, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है। जैसे कितनी कार्ड्स एक्सचेंज करनी पड़ेंगी फॉर द वीट, कितना दाल पल्सेस एक्सचेंज करना पड़ेगा फॉर द शूज। तो आप इनको एक्सचेंज करना, मतलब इनकी वैल्यू निकालना एक्सट्रीमली टफ प्रोसेस हो जाती है अगर मनी नहीं होता है तो। फिर हम बात करते हैं डिफर्ड पेमेंट। ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि ये क्या होती है, फ्यूचर की पेमेंट्स। और ये मनी के टर्म्स पे बताना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर मनी ना हो तो ये फ्यूचर की पेमेंट आप कैसे करेंगे, सामने वाले को उस कमोडिटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ये डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फ्यूचर या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी मनी की वजह से आसान हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी दो चीजें हो जाएंगी। दो आपके जो इसका काम होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, ये प्राइमरी बेनिफिट्स होते हैं। और बाकी एस टी डी, ये एस टी डी क्या है, ये सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं। तो मनी दो तरह के रोल फुलफिल करती है, एक है उसके प्राइमरी रोल और दूसरा है उसका सेकेंडरी रोल। प्राइमरी रोल क्या हो जाएगा, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसको आप यूज कर सकते हो एज अ मीडियम, और इससे आप किसी भी चीज की कीमत लगा सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये भी इसका प्राइमरी रोल है। लेकिन आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, आप इसे ट्रांसफर भी कर सकते हो, आप इसे डिफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो। ये भी इसके रोल हैं, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी रोल है। तो प्राइमरी रोल क्या हो जाएगा, एम एम, और बाकी सेकेंडरी क्या हो जाएगा, एस टी डी। एस टी डी, स्टोर, ट्रांसफर एंड डिफर्ड पेमेंट। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है। क्यों, अगर बार्टर सिस्टम चल तो रहा था ना, इवोल्यूशन तो वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो जब चल ही रहा था इतना अच्छा, तो क्यों उसे बंद करना पड़ा? तो ये पहले तो बार्टर सिस्टम होता क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जहां पर कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है फॉर अनदर कमोडिटी। मतलब ये इकोनॉमी कौन सी होती है, सी टू सी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो यहाँ पे एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी या चीज देनी पड़ती है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स में पहला आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का मतलब ये है कि यहाँ पर कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इत्तेफाक, और डबल का मतलब होता है दो दो इत्तेफाक। तो दो इत्तेफाक अगर साथ में होंगे तो ही आप बार्टर कर सकते हो, वरना नहीं। वो दो इत्तेफाक कौन से हैं, कि पहले तो मुझे किसी ऐसे इंसान को जाके ढूंढना पड़ेगा जिसके पास एग्जैक्टली वही चीज हो जो मुझे चाहिए, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए जो उससे चाहिए, अदरवाइज वो कभी भी मुझे अपनी चीज नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ है आपका राम, जिसको क्या चाहिए, इसे राइस चाहिए, और इसके पास क्या है, इसके पास खुद व्हीट है। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, गांव में लोगों के पास जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा किसी ऐसे ऐसे पर्सन को जिसके पास राइस हो, एग्जैक्टली वही चीज हो जो इसे चाहिए। बट एट द सेम टाइम उस पर्सन को व्हीट की रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए, वरना वो अपना राइस आपको देगा नहीं। तो इसकी वजह से बार्टर सिस्टम करना ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना वो पर्सन, और उसके बाद फिर आपके पास भी वो चीज होनी चाहिए। टू फाइंड अ पर्सन हु पोजेस समथिंग दैट वी नीड, and at the same time we must be having that the other person needs. तो इसे हम कहते हैं double coincidence of bonds which is difficult, and that's why barter system is also difficult. इसके बाद हम बात करते हैं lack of common unit of value. जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो हर एक कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं वीट की, तो वीट का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम।
वैसे अगर मैं बात करूं मिल्क के बारे में, तो मिल्क का यूनिट क्या हो जाता है, लीटर। या फिर अगर मैं बात करूं किसी भी कपड़ों की, क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ्स के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। वैसे मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, तो ग्राम। ऐसे सबकी अलग अलग यूनिट है, तो आप इसको एक्सचेंज कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कपड़े चाहिए और आपके पास वीट है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना वीट देना है कितने कपड़े के बदले। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि मतलब 1 मीटर कपड़े लेने के लिए आपने 1 किलोग्राम वीट दे दिया, या फिर चलो ये तो फिर भी ठीक है, पर गोल्ड आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलोग्राम वीट के बदले आप मुझे 1 किलोग्राम गोल्ड दे दो। तो इसकी वजह से चीजों की कीमत लगाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनकी कॉमन यूनिट नहीं हुआ करती थी। तो अलग कमोडिटीज के पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जिसकी वजह से एक ट्रबल आता है एक्सचेंज करने में। इसकी वजह से हमें मनी को इवॉल्व करना पड़ा, और मनी के आने की वजह से इन सबकी कॉमन यूनिट हो गई है। अब चाहे मिल्क हो, चाहे वीट हो, चाहे क्लॉथ्स हो, चाहे गोल्ड हो, हम सबको ही रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीट में अगर मैं बता सकती हूँ कि ये 50 रुपए का वीट है, ये 50 रुपए का दूध है, ये 500 रुपए के कपड़े हैं, ये 5,000 का गोल्ड है, मैं सबको ही रुपीस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब मनी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जिससे क्या होगा, उसके बीच में ट्रेड करना आसान हो जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं फ्यूचर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, मतलब ये वही है डिफर्ड पेमेंट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बार्टर सिस्टम है तो ये डिफर्ड पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पर्सन कांट नो द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर। आपको नहीं पता कि आपको फ्यूचर में उस चीज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, एंड इवन आपको ये भी नहीं पता कि अगर पड़ेगी तो फ्यूचर में ये चीज कितने की होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपने कोई चीज अगर मान लो पल्सेस है, दाल है, तो वो आपने वीट के बदले एक्सचेंज करवा लिया, पर फ्यूचर में आपको पता चला कि जो पल्स थी, दाल थी, वो ज्यादा कीमती थी और वेट तो नहीं था, उसकी कीमत बढ़ गई। तो आप फ्यूचर की उसकी यूटिलिटी नहीं जज कर सकते हैं। जबकि अगर पैसा है तो पैसा एक बार डिसाइड हुआ तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो 50 का नोट अचानक से 500 का नहीं हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज को स्टोर कर पाना और उसे ट्रांसफर करना, ये दोनों बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। तो चीजों को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जबकि पैसे आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये थे कुछ आपके नुकसान, ड्रॉबैक्स अबाउट द बार्टर सिस्टम, जिसकी वजह से मनी को लाना पड़ा। तो 3 तो हमने वहां पे भी पढ़े थे, जो मेजर करने में हेल्प करता है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू देता है मनी, यहाँ पे नहीं देता बार्टर सिस्टम। इसके बाद डिफर्ड पेमेंट वहां पे आसान होती है, यहाँ पे नहीं होती। स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वहां पे आसान होती है, यहाँ पे नहीं होती। आपको एक अलग से याद करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ओके, चलिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, डिड मनी सेपरेट द टास्क ऑफ परचेस एंड सेल। क्या मनी के आने की वजह से खरीदना और बेचना का टास्क सेपरेट हुआ है, यस और नो। तो सेपरेट होने का क्या मतलब है, पहले क्या एक जैसा होता था, तो यस। पहले जब हम बार्टर सिस्टम में कर रहे थे, बार्टर सिस्टम से हम डील करते थे, तो आपको एट द सेम टाइम पर सामान बेचना भी पड़ता था और खरीदना भी पड़ता था। तो अगर मान लीजिए मुझे अपना कोई सामान अभी बेचना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी टमाटर की फसल, मतलब टमाटर उगाए थे और टमाटो अब मेरे पास ज्यादा आ चुके हैं, तो मैं इसको ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकती, मुझे ये किसी को बेचना है। तो अगर मैं किसी को बेचना चाहती हूँ तो एट द सेम टाइम मुझे उससे कुछ खरीदना भी पड़ता था, क्योंकि वो क्या थी, कमोडिटी टू कमोडिटी थी। तो आपको ये बेचना है तो सामने वाले के पास अगर वीट है तो आपको वो वीट परचेज भी करना पड़ता था, ताकि ये जो बार्टर सिस्टम है वो कंप्लीट हो पाए, क्योंकि एक्सचेंज हो पाए पूरा। एट द सेम टाइम वही अगर आप परचेस में देखो, अगर आपको कोई सामान चाहिए, अगर आपको वीट चाहिए, तो एट द सेम टाइम आपको अपना कोई सामान बेचना भी पड़ता था, भले आप ना नहीं बेचना चाहे फिर भी आपको बेचना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ खरीद नहीं सकते थे। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी पड़ती थी। कोई चीज अगर बेचनी है तो कोई चीज आपको खरीदनी भी पड़ेगी। लेकिन मनी के आने की वजह से अब ये जो टास्क है वो सेपरेट हो गए हैं। ऐसा क्यों, कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है, बेचना है, या फॉर एग्जाम्पल बेचना है अगर, तो आपको उसी वक्त सामान खरीदना पड़े, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो अभी अगर मान लो आपकी टोमेटो की फसल या टोमेटो अगर आपने उगाए थे, वो आपने आपके पास है, तो आप उसे बेचना चाहते हो तो आप उसको बेच सकते हो इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, और फिर उस मनी को स्टोर करके रख सकते हो। जब आपको कुछ खरीदना होगा फ्यूचर में, तब आप उस पैसों को यूज करके खरीद सकते हो। तो दोनों चीजें साथ में करने की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी वही अगर आपको कुछ परचेज भी करना होगा
तो आप आसानी से पहले परचेज कर सकते हो फॉर द मनी, और फिर जब चाहे अपनी फसल आपको जब बेचनी हो 2-3 महीने के बाद, तब बेचकर उससे पैसा कमा सकते हो। तो नाउ द परचेज एंड सेल्स वर्क या टास्क हैज बीन सेपरेटेड, जो पहले एक ही टाइम पर हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के कितने प्रकार या कितने तरह की मनी होती है। तो एक होती है फियाट मनी, एक होती है फिड्यूशियरी मनी, एक होती है फुल बॉडीड मनी, और चौथी होती है क्रेडिट मनी। फियाट मनी का मतलब वो होता है कि जो हमारे यहाँ पे रुपीस हैं, यूएसए में डॉलर है, या फिर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज जो चल रही हैं, वो वहाँ की फियाट मनी है। फियाट मनी वो होती है जो इशू करती है गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के बोलने पर कोई हायर अथॉरिटी। तो या तो हमारी सरकार डायरेक्टली उसे इशू करेगी, या तो कोई और बॉडी, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट अगर वो पैसा या फिर वो करेंसी इशू कर रही है, तो उस मनी को हम कहते हैं फियाट मनी, जैसे कि रुपीस। फिड्यूशरी मनी वो होती है जिसे गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है, ना ही किसी हायर अथॉरिटी ने इशू किया है, बल्कि हम इसे इशू करने वाले नॉर्मल पीपल होते हैं, और इसे एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट, जैसे कि चेक्स। तो मान लीजिए एसबीआई बैंक का कोई चेक है, तो इसे बनाकर देगा कौन? इसे बनाकर मैं भी दे सकती हूँ, आप भी दे सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक, है ना। तो ये भी एक मनी है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, बट इसे बनाया है नॉर्मल पब्लिक ने। और बनाया मतलब चेक किसके नाम पे करना है, किसे पेमेंट करनी है, वो हमने लिखा है, और इससे सामने वाला एक्सेप्ट करता है ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि उसे मुझ पे यकीन है कि मेरा जो चेक है वो बाउंस नहीं होगा। बट अगेन देयर इज अ चांस कि वो बाउंस हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, लेकिन इसे हम फिर भी एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो फिड्यूशियरी मनी वो है जिसे गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया, इसे हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, जैसे कि चेक्स। फिर हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू दोनों सेम होती है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिक्के पे, मान लीजिए सिक्का है और इस पे लिखा हुआ है 10 रुपए, तो 10 रुपए इस पे छपा हुआ है, तो ये 10 रुपए क्या हो जाएगी? इसकी फेस वैल्यू या फिर मनी वैल्यू, क्योंकि अगर आप इसको सिक्के को कहीं पे भी दोगे तो आप इससे 10 रुपए जितनी चीज खरीद सकते हो, तो इसकी मनी वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन ये सिक्का किसी चीज से बना होगा ना। तो मान लीजिए अगर ये सिक्का बना है सिल्वर से, और सिल्वर को अगर आप पिघला कर फिर उसे बेचोगे तो कितना मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी कमोडिटी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी नोट है या फिर कोई भी सिक्का है, तो आप उसे उठाइए, उस नोट पर जो चीज छपी होती है, जो अमाउंट लिखा होता है, वो होती है उसकी मनी वैल्यू। और वो कहाँ किस पे लिखी है? वो लिखी है नोट पे। तो नोट किसका बना है? कागज का बना है, और उस कागज की कीमत कितनी हो सकती है? 1 रुपए या 2 रुपए। तो ये क्या होती है? कागज की वैल्यू कमोडिटी वैल्यू है, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है वो क्या है? उसकी मनी वैल्यू है। अगर तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब उस कागज पे लिखा भी हुआ है 1000 रुपए, और अगर आप उतने ही कागज के टुकड़े को बेचने जाते मार्केट में तो भी आपको 1000 रुपए मिलते, तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सी है? फुल बॉडी मनी है। ये नॉर्मली ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो कॉइन्स इशू हुआ करते थे, उस टाइम की बात है कि पहले फुल बॉडी मनी बना करती थी। मतलब एक सिक्के पे अगर 10 रुपए लिखा गया है, और आप क्या करेंगे? घर पे आप आग वगैरह लेकर, आग जलाकर उस सिक्के को वहां पे पिघलाएं, और पिघलने के बाद जो मेटल आएगा, उस मेटल को अगर आप मार्केट में बेचने जाएं, तो उस मेटल की कीमत भी कितनी हुआ करती थी? 10 रुपए। और अगर उसमें 5 रुपए लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। उसमें 1 रुपए लिखा है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 रुपए। तो इससे हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और आज के टाइम पे हम जो भी सिक्के या जो नोट्स यूज करते हैं, वो कौन सी फॉर्म ऑफ मनी होती है? क्रेडिट मनी। जहां पर उसकी जो कमोडिटी या सॉरी जो करेंसी वैल्यू या मनी वैल्यू होती है, वो ज्यादा होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू के। तो अगर 500 रुपए का नोट है, तो उसकी कीमत कितनी है? मनी वैल्यू कितनी है? तो मनी वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 500। लेकिन उस कागज के टुकड़े की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 रुपए। तो जब उसकी मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है, तो ऐसी करेंसीज को हम कहते हैं क्रेडिट मनी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी करंटली जो हमारे यहाँ पे कॉइन्स एंड नोट्स चल रहे हैं, वो सब क्रेडिट मनी होते हैं। तो अब दो चीजें ये तो क्लियर है कि अगर उसकी मनी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू दोनों सेम है, तो फुल बॉडी। और दोनों अगर डिफरेंट है, मतलब अगर मनी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट मनी। बट व्हाट इफ किसी भी करेंसी की कमोडिटी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए उसके मनी वैल्यू की, तो ऐसी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, ये काम कर ही नहीं सकती है। वाई? कमोडिटी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिक्का है,
तो फॉर एग्जाम्पल वो सिक्का जो बना हुआ है वो गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, इसका मतलब हो सकता है उसकी कीमत मार्केट में अभी कितनी हो, 30-40 हजार हो, तो ये 40 हजार रुपए का सिक्का है, जबकि इस पे लिखा कितना हुआ है, 10 रुपए लिखा है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है और इसकी मनी वैल्यू 10 रुपए बहुत ही कम है। तो अगर ऐसी करेंसी मार्केट में इशू हुई तो आपकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे पता है कि मेरे पास कोई सोने का सिक्का है और उस पर लिखा हुआ है 10 रुपए, तो क्या मैं उसे यूज करूंगी एक चिप्स कुरकुरे का पैकेट लेने के लिए? नहीं। ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, उसे पिघलाऊंगी और उसे गोल्ड बनाऊंगी, मतलब गोल्ड निकालूंगी, तब उसका फॉर्म चेंज कर दूंगी बेसिकली, और उस मेल्टेड गोल्ड को मैं मार्केट में जाके गोल्ड की तरह बेचूंगी ताकि मुझे 40 हजार रुपए मिल जाए। ओके, तो इसलिए ऐसे कोई पॉइंट्स बनते ही नहीं है और आप उसे पढ़ेंगे भी नहीं। तो फुल बॉडीड का मतलब क्या है कि जितने की वो कमोडिटी थी उतना ही उस पर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, फुल बॉडीड मनी। जबकि क्रेडिट मनी क्या होता है, जितना उस पर लिखा हुआ है वो वैल्यू कई गुना ज्यादा है उसका कमोडिटी की वैल्यू की। ओके, तो आई होप आपको फियाट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक या हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर सारी जनता के पास कितना पैसा रखा हुआ है उसे आप टोटल करेंगे तो उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। इसका मतलब अगर इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबके पास जितना भी पैसा है उसे अगर हम टोटल कर दे अभी, तो उस टोटल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। तो ये टोटल क्वांटिटी है पैसों की जो सारे लोगों के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। और हम ये ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं कि अगर कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होती है तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है, जबकि वही कोई अगर क्वांटिटी है जो पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होती है तो उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब क्योंकि इसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या बोला कि पूरे एक कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, सबके पास जो पैसा रखा गया है उसे हम कहते हैं क्या, सप्लाई ऑफ मनी। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसमें हम प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास जो पैसा रखा गया है उसे नहीं देखेंगे। तो कंट्री के अंदर जितने लोग हैं सबके पास जो पैसा है वो सब ऐड होगा, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास जो पैसा रखा है वो ऐड नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स कौन, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास जो पैसा रखा है। तो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन होते हैं, तो मनी को बनाने वाला या तो सरकार होती है या तो बैंकिंग सिस्टम होता है। तो सरकार मतलब सरकार, अगर आपके पास कोई भी सिक्के हैं तो वो सारे कॉइन्स कौन बनाती है, सरकार। और साथ में 1 रुपए का जो नोट होती है वो भी कौन बनाती है, सरकार। सारे सिक्के और 1 रुपए के नोट को छोड़कर 2 रुपए के नोट से लेकर जो जितने नोट्स हमारी इकोनॉमी में बनते हैं, मैक्सिमम अभी तो 500 का ही बना है, तो वो सारे नोट्स कौन बनाता है, तो वो बनाता है आरबीआई। और आरबीआई के अलावा जो भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक एक्सेट्रा, तो ये सारे जो लोग होते हैं इनको भी हम कहते हैं, ये जो सारे बैंक्स होती हैं इन्हें भी हम कहते हैं प्रोड्यूसर ऑफ मनी। पर ये कोई भी सिक्के या कोई भी नोट प्रिंट या मिंट नहीं करती है, इनका प्रोसीजर अलग होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि प्रोड्यूसर ऑफ मनी मतलब पैसे को बनाने वाला कौन कौन है। तो गवर्नमेंट है जो कि 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के बनाती है। आरबीआई भी है क्योंकि 2 रुपए के नोट से लेकर सारे नोट्स जो है वो बनाती है 1 रुपए को छोड़कर। इसके अलावा जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी मनी बनाते हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर अलग होता है, पर बनाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ओके, तो इनको छोड़ के बाकी सबके पास जो पैसा है वो सब पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। नाउ द क्वेश्चन, इनको क्यों छोड़ दिया, इनको इसलिए छोड़ा क्योंकि ये खुद ही मनी को बनाने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई केक शॉप है और मैं आपसे कहूँ कि मैंने उस केक शॉप में एक दिन में 10 केक बनाए जिसमें से 8 बेच दिए, 2 अभी भी मेरे पास रखे हैं। अब आप मुझे बताइए कि सप्लाई कितने की हुई। तो सप्लाई कितनी हुई वो हम कैसे देख निकालते हैं, कितना लोग कितना केक मैंने बेच दिया, और बेचा कितना है, 8। अगर मेरे पास बनाने वाले के पास ही वो चीज रखी हुई है तो उसे हम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम मनी की बात करें तो मनी की सप्लाई का मतलब है कि कितना पैसा मार्केट में रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद मतलब सारे लोगों के पास कितना पैसा है। इसमें अगर कुछ पैसा अभी भी प्रोड्यूसर्स के पास रखा हुआ है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके,
अब बात करते हैं कि इसे मेजर कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड लास्ट M4। बट आपके M2, M3, M4 ये सब अभी सिलेबस में नहीं है, तो आप इनको नहीं पढ़ रहे होंगे। हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, M1 को डिस्कस करेंगे। और एम बचा, इन चारों में फर्क क्या होता है, जो M1 होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वाली बनी होती है, जिससे आप कभी भी यूज कर सकते हो। M1 थोड़ी की लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, जिससे आपको यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। M3 की लिक्विडिटी और कम होती है, M4 की और कम होती है। जैसे अगर हम FD करवा लें, तो FD में पैसा तो मेरा ही रखा है, बट क्या मैं जब चाहे इसे यूज कर सकती हूँ? नहीं, तो उसकी लिक्विडिटी कम है। तो M1 में ज्यादा मनी लिक्विड होता है, क्योंकि हम इसे कभी भी अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। M2 में उससे कम, M3 में उससे कम, M4 में उससे कम, पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे सिंपल मेथड होता है कैलकुलेट करने का, वो M1 है। M2 उससे डिफिकल्ट, M3 उससे डिफिकल्ट और M4 उससे भी डिफिकल्ट। ओके, तो हम इन तीनों को पढ़ ही नहीं वाले, तो बस आपको कनेक्शन बता दूं कि M1, M2, M3, M4 ये क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनका मेथड अलग अलग है। कुछ ईजी है, कुछ डिफिकल्ट है, कुछ लिक्विड मनी कैलकुलेट करता है, कुछ नॉन लिक्विड। तो अब हम अगर M1 से देखें, तो M1 से अगर हम मनी कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3 चीजों को प्लस करना होता है। 3 चीजों में आता है CC, DD, OD। CC का मतलब होता है कैश एंड करेंसी, कैश एंड कॉइन्स वगैरह। DD में आता है डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। तो CC मतलब क्या है, करेंसी जो कि कॉइन्स और पेपर नोट्स के फॉर्म में है विद द पब्लिक। तो हमारे और आपके पास जो भी सिक्के, जो भी नोट्स रखे हुए हैं, वो सब किसके कैटेगरी में आते हैं, CC। सारे कॉइन्स और सारी करेंसीज, पेपर करेंसीज। तो मेरे पास जो भी सिक्के हैं, मेरे पास जो भी नोट्स हैं, और आपके पास जो भी हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, CC, कॉइन्स एंड करेंसीज। फिर हम बात करते हैं DD। DD क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि हमारा पैसा जो हमने बैंक में रखा हुआ है, लेकिन वो हम कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड। इसका मतलब वो फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखा हुआ है, वो करंट अकाउंट में रखा हुआ है, जब चाहे आप उसे निकाल सकते हो। तो वो सारे डिमांड डिपॉजिट जो कि पब्लिक ने कमर्शियल बैंक में रखा है, लेकिन उससे वो कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तीसरा आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब बाकी पैसा जो डिपॉजिट रखा गया है, बट विद द RBI। तो RBI के पास जो भी डिपॉजिट रखे गए होते हैं, उसे हम कहते हैं अदर डिपॉजिट। अब RBI में किन किन लोगों के डिपॉजिट, तो हमारे यहाँ पे कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जिनमें नाबार्ड एक है। अगर हम बैंक्स को हटा दें, बैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक्स को हटा दें, तो अदर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे नाबार्ड। उनका पैसा अगर RBI में रखा हुआ है तो वो इंक्लूड होगा। इसके बाद अगर दूसरी किसी फॉरेन कंट्री की सरकार ने या उनकी किसी सेंट्रल बैंक ने हमारे यहाँ पे पैसा रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की सरकार ने या पाकिस्तान के किसी सेंट्रल बैंक ने, या एक ही होता है, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने हमारे यहाँ पर अगर पैसा रखा हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। तीसरा है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका कुछ डिपॉजिट है, इनका कुछ पैसा है जो हमारी RBI में रखा हुआ है, तो वो भी अदर डिपॉजिट्स विद RBI में इंक्लूड होगा। तो पहला क्या है, नाबार्ड का जो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, किसी फॉरेन कंट्री की सरकार का पैसा या बैंक का पैसा, और तीसरा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका पैसा अगर रखा हुआ है, तो वो भी आपके अदर डिपॉजिट में आएगा। तो M1 से निकालेंगे कैसे, तो M1 से निकालते हैं CC प्लस DD प्लस OD। CC कैश एंड करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या क्या आ जाएगा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, इसके अलावा फिर फॉरेन कंट्रीज की सरकार या फिर सेंट्रल बैंक्स, और इसके बाद फिर तीसरा आ जाएगा आपका, तीसरा आ जाएगा हमारे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक या फिर IMF। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर किनका पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट या सरकार या फिर किसी बैंक के पास अगर पैसा रखा हुआ है, उनका पैसा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा वो क्या है, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है। तो सरकार हो, RBI हो, बाकी कमर्शियल बैंक हो, इनका पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि यही है जो पैसे बनाते हैं। तो इनके पास अगर कुछ पैसा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब क्या RBI जितना पैसा चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो RBI जब पैसा प्रिंट करता है, तो उससे एट द बैक कुछ ना कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। जैसे RBI को मिनिमम रिजर्व रखना होता है 200 करोड़ का। तो जब वो कुछ भी नोट्स या प्रिंट करता है, तो उसके लिए उसे कितना
रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है, तो उसे उस एट द बैक कुछ 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो अगर आप कुछ भी नोट्स इशू कर रहे हो, तो नोट्स इशू करने के लिए एट द बैक आपके पास कुछ रिजर्व होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास रिजर्व कम है तो नोट कम इशू कर पाओगे, रिजर्व ज्यादा है तो नोट ज्यादा इशू कर पाओगे। ये कॉम्प्लेक्स में अगर आप नहीं चाहे तो आप सिर्फ सिंपल में ये समझिए कि अगर हमने कुछ ज्यादा ही नोट्स प्रिंट कर दिए, जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी या जितना हमारी और मतलब इंडिया में नहीं होना चाहिए था, तो उससे क्या होती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आती है। और बहुत ही कम नोट्स प्रिंट किए हैं तो फिर डिफ्लेशन आ जाएगा। दोनों ही चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें मनी सप्लाई कंट्रोल में रखनी पड़ती है। इसीलिए अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे, और रिजर्व्स को बढ़ाना क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम उसे बढ़ाएंगे नहीं। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी के लिए आप समझिए कि उन्हें क्या रखना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का रखना पड़ता है। और ये 200 करोड़ किन के टर्म्स में रखेंगे, किस चीज से मेंटेन करेंगे, तो ये 200 करोड़ या तो वो गोल्ड में रख सकते हैं या तो फॉरेन की सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं। तो फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड के टर्म्स पे ये 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखेंगे मिनिमम, कम से कम। और इस 200 करोड़ में कम से कम गोल्ड कितने का होना चाहिए, 115 करोड़ का होना चाहिए। तो उन्हें मिनिमम कितना पैसा रखना है, तो 200 करोड़। इस 200 करोड़ में मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है कि 120 करोड़ का गोल्ड रख दिया, ये पॉसिबल है, पर 115 से कम नहीं होना चाहिए। 115 कम से कम आपका गोल्ड होना चाहिए। और बाकी जो बचा भी इस केस में 85 करोड़, वो क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज। फिर लास्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। अभी जो पहला है वो क्या है, बैंक मनी। बैंक मनी अगेन आपको नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा, पर आप ये समझिए कि हमने अभी देखा कि कमर्शियल बैंक्स भी मनी क्रिएट करते हैं, बस उनका प्रोसेस डिफरेंट होता है, पर क्रिएट तो करते हैं ना। तो वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स ने क्रिएट किया है उससे हम कहते हैं बैंक मनी। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट में क्या फर्क होता है। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट या नेट डिमांड डिपॉजिट समझने के लिए हम अलग से एक पेज लेते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं। देखो एक बैंक है, फॉर एग्जांपल ये बैंक है हमारी एसबीआई। अब एसबीआई के पास जितना पैसा रखा हुआ है, जितने डिपॉजिट्स आए हैं, टोटल को हम कहते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। अब हो सकता है यहाँ पर किसी इंडिविजुअल, किसी पब्लिक ने पैसा रखवाया हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, गुप्ता एक्सेट्रा, कोई भी पर्सन हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे पैसा रखवाया। साथ ही बैंक में क्या होता है, दूसरी कुछ बैंक्स भी अपना पैसा रखवाती हैं, जैसे यूनियन बैंक ने भी अपना पैसा रखवाया हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक ने भी पैसा रखवाया हो सकता है इलाहाबाद बैंक ने रखवाया हो। तो ऐसे कई सारी बैंक्स भी अपना पैसा रखवाती है। क्यों? हो सकता है कि यूनियन बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट आ गए और उनसे लोन कोई ले नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ जाए, तो उस पर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए वो दूसरे बैंक पे अपना पैसा रखवाती है। तो एक बैंक के पास कुछ पैसा पब्लिक का भी होता है और कुछ पैसा दूसरी बैंक का भी होता है। तो ये टोटल जो आपका पैसा है किसी बैंक में जो रखा हुआ है उसे हम कहते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। इसमें पब्लिक का पैसा भी आता है, और इसमें बैंक्स का पैसा भी आता है। जबकि अगर मैं बात करूं नेट डिमांड डिपॉजिट की, तो नेट डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ पब्लिक का पैसा आता है और इन बैंक्स का पैसा नहीं आता। मतलब ये सिर्फ ये पब्लिक का पैसा लेंगे, बैंक्स का पैसा जो एसबीआई में रखा हुआ है वो इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमें मनी सप्लाई में कभी भी अच्छा, नेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या होता है। ग्रॉस मतलब पूरा पैसा और नेट मतलब क्या होता है, सिर्फ पब्लिक का पैसा, बैंक का पैसा नहीं। अब जब हम मनी सप्लाई में पैसा इंक्लूड करते हैं तो उसमें हम डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, सीसी, डीडी, ओडी। तो डीडी में क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है। इसमें कौन सा वाला आएगा, क्या ग्रॉस आएगा या नेट आएगा? तो इसमें हम ग्रॉस वाला नहीं लेते हैं, हमेशा नेट वाला लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है उनके पास अगर कुछ पैसा है तो वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इनके पैसों को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ पब्लिक का पैसा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन क्या कैसे करेंगे कि जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें आपकी इंटर बैंकिंग क्लेम्स शामिल होते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि एक बैंक को दूसरे बैंक से जो पैसा लेना है, तो यूनियन बैंक ने एसबीआई में रखवाया है तो वापस लेगा, तो ये क्या है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स ग्रॉस में शामिल होते हैं, जबकि नेट में नहीं होते हैं। तो नेट में हम उन पैसों को हटा देते हैं जो दूसरी बैंक्स ने रखवाया हुआ है, सिर्फ पब्लिक का पैसा ही इसमें देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं हाई पावर्ड मनी क्या होती है। तो एक लोगों के पास जो करेंसी रखी हुई है, मतलब इन कैश जो रखा हुआ है आपके पास, सामान हो रहे इन कैश जो आपके पास रखा गया है वो लेते हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के पास जो वर्ल्ड कैश होता है
और आरबीआई के पास जो कैश रिजर्व्स जाते हैं, ये तीनों चीजें हम ऐड करते हैं। इसे एक बार अलग से समझते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई बैंक है, अगेन एसबीआई ले लेते हैं। यहाँ पर किसी भी पर्सन ने अपना कुछ डिपॉजिट रखा। फॉर एग्जाम्पल वो डिपॉजिट क्या है, 10,000 रुपए है। तो एसबीआई क्या इस 10,000 रुपए को संभाल के ही रखेगी अपने पास की जब तक वो इंसान वापस लेने नहीं आ जाता तब तक हमारे पास ही रखा रहेगा? ऐसा नहीं है। तो वो इसका एक मिनिमम कुछ रिजर्व अपने पास रखती है, कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है, और बाकी पैसा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है या किसी को लोन दे देती है। तो अब इसने क्या किया, इस 10,000 में से उसने क्या किया कि 1,000 रुपए उसने भिजवाए आरबीआई के पास। क्यों भिजवाया? क्योंकि आरबीआई क्या करती है, जब भी किसी बैंक को प्रॉब्लम होती है तो आरबीआई उनकी हेल्प करने के लिए आती है। तो आरबीआई के पास अपने मेंटेनेंस के लिए या फिर बाकी सब चीजों को मेंटेन करके चलने के लिए कुछ पैसा रखवाना जरूरी होता है। और ये आप अगेन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से देख ही रहे होंगे। तो एसबीआई क्या करती है, कुछ पैसों को आरबीआई में रखवाती है और बाकी कुछ पैसा वो अपने पास भी रखती है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने इसका 2,000 रुपए अपने पास रखा, अभी कितना बचा उसके पास, 7,000 रुपए। ये 7,000 वो क्या करेगी, लोन की तरह दे देगी। ठीक है। तो ये जो उसने आरबीआई के पास रखवाया इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व या फिर रिजर्व विद द आरबीआई। जो पैसा उसने अपने पास रखा इसे हम कहते हैं वॉल्ट कैश। ओके। तो ये पैसा जो उन्होंने अपने पास रखा है या जो पैसा उन्होंने आरबीआई में रखा है वो दोनों इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही में इसमें जो पैसा पब्लिक का है वो भी ऐड करेंगे। पब्लिक के पास जो रखा है करेंसी वो भी। तो पब्लिक के पास जो करेंसी है, इसके अलावा जो वॉल्ट कैश बैंक ने रखा है और जो कैश रिजर्व आरबीआई में रखे गए, ये तीनों चीजें अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास आती है हाई पावर्ड मनी। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं लीगल। अच्छा, ये जो हाई पावर्ड मनी है ये मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती है, ये सिर्फ अलग एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें तीनों चीजें शामिल होती हैं। बट इन जनरल जब हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ पब्लिक के पास जो रखा है सिर्फ वही इंक्लूड करेंगे। इसमें जो आरबीआई के पास रिजर्व है या फिर बैंक ने अपना पैसा जो अलग करके रखा रिजर्व, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। तो लीगल टेंडर का मतलब होता है वो मनी जो कि गवर्नमेंट ने इशू की है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि उसे तो हम फियाट मनी कहते हैं। तो फियाट मनी और लीगल टेंडर लगभग एक जैसा होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि फियाट और लीगल दोनों ही किसने इशू की है, तो गवर्नमेंट ने या किसी हाई अथॉरिटी ने इशू की है। जबकि फियाट मनी में वो पूरी करेंसीज आ जाती हैं जो कि सरकार ने इशू की है, चाहे वो अभी प्रेजेंट में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अगर पुराने 500 या 1000 के नोट भी बोलूं तो वो भी क्या है, फियाट मनी है, क्योंकि इशू तो किसने किया था, गवर्नमेंट ने किया था ना। लेकिन लीगल टेंडर में सिर्फ वो मनी आती है जो सरकार ने इशू की है और एट प्रेजेंट वो चल भी रही है। जैसे नया 200 रुपए का नोट, नया 500 का नोट, ये सब क्या है, ये आपकी लीगल टेंडर है। मतलब पूरा ही पैसा जो अभी चल रहा है, चाहे वो 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट हो, 100 का हो, वो सारा पैसा जो अभी चल रहा है वो लीगल टेंडर है। फियाट मनी में जो अभी चल रहा है वो भी, और जो पहले चला करता था जैसे इशू गवर्नमेंट ने किया था, वो सब आपका फियाट मनी में आ जाता है। तो लीगल टेंडर मतलब जो गवर्नमेंट ने इशू किया है और करेंटली हमारी कंट्री में वो यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, जैसे कॉइन्स। तो कॉइन्स क्या है, लीगल टेंडर तो है, गवर्नमेंट ने ही इशू किए हैं। आप इसको यूज करके मीडियम, मतलब उसको एक्सचेंज के मीडियम की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई 1 लाख रुपए की फोन लेकर आ गई, आईफोन लेकर आ गई, तो क्या इसका पेमेंट मैं 1-1 रुपए के सिक्कों से कर सकती हूँ क्या? नो। तो सिक्के यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो, बट अप टू अ लिमिट। मैक्सिमम 1,000 रुपए तक की पेमेंट ही आप सिक्कों से कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल तो है, गवर्नमेंट ने चलाया है, आप इसे यूज कर सकते हो, बट लिमिटेड यूज कर सकते हो। जबकि आपके पास जो भी नोट्स वगैरह हैं वो सब किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर में। इसका मतलब आपके पास जो भी 500 के, 1000, 500 के या फिर 200 रुपए के, 50 रुपए के जो नोट है, इससे आप जितनी चाहे उतनी पेमेंट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ऑल्दो हमारे सरकार ने अभी भी ये बोला है कि ब्लैक मनी को हटाने के लिए अगर आप नोट्स का भी यूज कर रहे हो, मतलब कैश का भी अगर यूज कर रहे हो, कैश मतलब नोट्स का अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो भी आप मैक्सिमम 2 लाख तक की पेमेंट के लिए ही यूज करो। ठीक है। तो अगर आपको 5 लाख की, 10 लाख की, ऐसे ज्यादा की पेमेंट करनी है तो आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहिए या चेक के थ्रू करना चाहिए, आपको कैश रिसीव नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझेंगे, लीगल मतलब सिर्फ नोट्स वगैरह। लीगल मतलब सारे जो भी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है
लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब आपके कॉइन्स आ जाएंगे और अनलिमिटेड में आपके सारे नोट्स आ जाएंगे। बट विद द क्लॉज आपको पता होना चाहिए आगे के लिए कि अभी गवर्नमेंट का ऐसा भी कोई डिक्लेरेशन है कि 2 लाख से ज्यादा आप पेमेंट आपको कैश में रिसीव नहीं करनी चाहिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ रहा हो, अगर मेरा एक्सप्लेन करना आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इवन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो भी लेट अस नो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।